हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्कोर हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के गणित के अनसॉल्व का सेट 4 2022 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी जितने वीडियो थे हम लोगों ने पिछले साल जो आए हुए क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, और वो क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको रिवाइज ज़रूर करें। और ये जो मैं सेट करवाने जा रहा हूँ ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम में पेपर्स आते हैं वो लगभग पुराने जो पिछले साल आए हुए रहते हैं क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को बार बार दिया जाता है। तो अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, जितने भी सेट मैंने करवाया है, तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहले लिखा हुआ है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो हमको बताना है कौन सा विषम पूर्णांक है। तो विषम कब आता है? सम के बाद विषम आता है। ठीक है, तो जो सम संख्या होती है वो 2 से विभाज्य होती है, यानी कि ये 2p सम हो गया, ये 2 से विभाज्य है। और जब हम सम में 1 जोड़ते हैं तब विषम आता है। जैसे 4 है, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो 2p हो गया सम, इसमें 1 जोड़ेंगे तो विषम हो गया, यानी कि 2p + 1 क्या हो जाएगा? धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो क का आंसर हो गया 4। इसके बाद ख में दिया है कि बिंदु a - 4,0 b 4,0 c0 3 एक त्रिभुज के शीर्ष है, तो वो त्रिभुज होगा। तो ये त्रिभुज या तो हम दूरी सूत्र से हल करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो बहुत आसान ट्रिक है। इसमें ए और बी दोनों का निर्देशांक सेम है, केवल ये माइनस में है, ये प्लस में दिया है। इसका मतलब इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, और ये क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चित्र से हम लोग समझ सकते हैं। चित्र में हम मान लेते हैं कि ये हो गया, ये बी है और ये सी है। ए का निर्देशांक दिया हुआ है -4,0, ठीक है, और बी का निर्देशांक है 4,0, और सी का निर्देशांक दिया हुआ है, सी का है 0,3। ठीक है, तो अगर हम इसका दूरी सूत्र से हल करेंगे तो ये दोनों भुजाएं बराबर आपस में बराबर आएंगी, ए सी और बी सी। ठीक है, तो ये कौन सा त्रिभुज आएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर घ। यह यदि tan थीटा बराबर 2a/a² - b² तो cos थीटा का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर घ में लिखा है कि tan थीटा बराबर 2ab/a² - b²। जो tan थीटा होता है किसका अनुपात होता है? ये होता है लंब बटे आधार, इसका अनुपात होता है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट। तो ये हो गया लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब है 2ab, तो लिखेंगे 2ab का होल स्क्वायर प्लस आधार है a² - b² का होल स्क्वायर, और पूरे का रूट हो गया। तो हो जाएगा 4a² b² प्लस, इसको तोड़ देंगे a² - b² के सूत्र पर, तो हो जाएगा a² का होल स्क्वायर प्लस b² का होल स्क्वायर और -2ab, तो -2a² b², और पूरे का हो गया रूट। ठीक है, तो अब इसको पहले लिख देंगे, इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं a² का होल स्क्वायर, a² का होल स्क्वायर प्लस b² का होल स्क्वायर, और 4a² b² में से 2a² b² घटाएंगे कितना बचेगा? 2a² b²। तब ये किस रूप में हो गया? a² + b² प्लस 2ab। ठीक है, तो बराबर क्या होता है? प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं a² + b² का होल स्क्वायर, और पूरे का हो जाएगा रूट। जब स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, तो हमारा हो गया कर्ण हो गया a² + b²। तो हमको निकालना है cos थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। और आधार हमारा कितना है? आधार है a² - b², और कर्ण है a² + b², तो हो जाएगा a² - b² बटे a² + b²। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी है। 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या होगा? हमको बताना है कि 1 मिनट में क्षेत्रफल कितना निकलेगा। तो हम जानते हैं कि जो घड़ी होता है, घड़ी में मिनट की सुई जो होती है, मिनट की सुई, ये
1 घंटे में कितना डिग्री बनाती है? 360 डिग्री बनाती है, यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री बनाती है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? हमें लिखेंगे कि 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। तब 1 मिनट में कितना बनाएगी? 1 मिनट में हो जाएगा 360/60, और कितने बार में कटेगा? 6 बार में। तो कितना हो गया? 6 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और त्रिज्या दिया हुआ घड़ी की जो मिनट की सुई है वो त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या आर बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है कि 1 मिनट में मिनट की सुई ये कितना क्षेत्रफल बनाती है, ये हमको क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा बराबर है 6, तो लिख देंगे 6/360, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या आर बराबर 14, तो 14 का होल स्क्वायर। तो हो गया 6/360 गुणे 22/7, और 14 के स्क्वायर लिख सकते हैं 14 गुणे 14। 7 से 14 काट देंगे 2 बार में, 6 से 360 कटेगा, 6 6 36, 60 बार में। ठीक है, फिर 2 से 60 कट गया 30 बार में, और फिर 2 से 14 कटेगा 7 बार में, ये कटेगा 15 बार में। तो 22 और 7 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 154/15, भाग देंगे तो 15 कम 15 0, फिर 15 दूनी 30, 15 छक्के 90, तो 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। इसके बाद है फिर अगला क्वेश्चन। एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच क्या संबंध है? तो इसके बीच संबंध होता है बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 माध्य। यही हमारा आंसर है, 6 का तीसरा। उसके बाद दूसरा हम दिया है कि चित्र में PS/SQ बराबर PT/TR, PS/SQ बराबर PT/TR है, और कोण PST बराबर दिया है कोण PRQ। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। तो यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो यदि सम्मुख कोण बराबर होगा, दोनों भुजाएं बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का है क। हम लोग चित्र बना लेते हैं। PQRST, इसमें कोण S बराबर दिया है कोण R। तो पहले हम लिखते हैं, हमेशा गिवन लिखते हैं, लिखेंगे दिया है कोण PST बराबर कोण PRQ। सिद्ध करना है, कोण PST, सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम उत्पत्ति में पहले लिखेंगे अब इसमें पहले दिया कि त्रिभुज PQR में लिखा है कि PS/SQ बराबर PT/TR। इसको भी गिवन लिखना था, यहाँ छूट गया है। हम लिखेंगे PS/SQ बराबर PT/TR। जो थेल्स प्रमेय का विलोम होता है, थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार अगर इन दोनों भुजाओं का अनुपात समान है तो ये रेखा इससे क्या होगा? समांतर होगा, यानी कि ST समांतर हो गया QR। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा? ST QR के समांतर होगा, ST समांतर हो गया QR के। ठीक है, तो जब दो भुजाएं समांतर होती हैं, ये दोनों समांतर, दो रेखाएं ये समांतर हैं, और इसको हम कहते हैं तिर्यक या ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, कोण S बराबर होगा कोण Q, और ये है, इसको कहते हैं संगत कोण। ठीक है, या अंग्रेजी में कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लिखेंगे इसमें तब कोण PST बराबर
क्या हो जाएगा, कोण Q, कोण या लिख सकते हैं PQR, ठीक है। और रीजन में क्या लिखेंगे, संगत कोण, संगत कोण है। परंतु दिया क्या है, परंतु दिया है कि कोण PST बराबर है कोण PRQ, कोण PST बराबर है कोण PRQ। तो अगर दोनों की तुलना करते हैं तो इसमें दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा, तो इसलिए कोण PQR बराबर हो जाएगा कोण PRQ के। तो किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज PQR में अगर किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो तो उसके समूह भुजाएं बराबर होती हैं। तो यानी कि कोण इसमें दिया है कि कोण PQR बराबर है कोण PRQ, हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है। तो इसके सामने भुजा PR है और इसके सामने वाली भुजा PQ है, यानी कि लिख देंगे इसलिए PQ बराबर PR। तो जब किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होते त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु। इसलिए अतः त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, ख में दिया है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर ख, क्वेश्चन लिखा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबका मान रखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 5 गुणे cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणे sec 30, cos 30 का मान होता है 2/√3, तो sec 30 का हो जाएगा, सॉरी cos 30 का होता है √3/2, तो sec 30 का उसका उल्टा हो जाएगा, तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर बटे sin 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर और cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। फिर बराबर में लिखेंगे 5 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 गुणे 2 का होल स्क्वायर 4 बटे √3 का होल स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4 और इसका हो जाएगा 3/4, इसे गुणा कर देंगे तो 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1 बटे इसका दोनों कैल्शियम हो गया 4 और 3 1 4, तो 4/4 एक बार में कट गया, तो केवल ऊपर बचा 4 और 3 कैल्शियम ले लेंगे 12, इसका हो गया एलसीएम 12, तो 5 3 15 हो जाएगा और 16 चौके 64 और फिर इसमें 12 से गुणा कर देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 64 को जोड़ेंगे तो ये आएगा हम लोग का, पहले इसको घटा लेते हैं 64 में से 12, तो 4 में से 2 गया 2, 6 से 52, तो 52 और 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 67/12, ये हमारा हो गया आंसर। इसके बाद है फिर अगला क्वेश्चन, दो घनों में से, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर ग, ये कई सेटों में दिया था क्वेश्चन, जो मैंने सॉल्व कराया पिछले सेट में क्वेश्चन दिया था, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के किनारे आपस में मिले हुए हैं, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है दो घन है, एक ये घन हो गया और दूसरा घन है, दोनों घन आपस में उसके पृष्ठ क्षेत्रफल से जुड़े हैं, पृष्ठ जुड़े हैं, तो इसका प्रत्येक घन का आयतन दिया 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले हम क्या निकालेंगे, प्रत्येक घन की भुजा की लंबाई निकालेंगे। इसमें लिखेंगे घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, उसको लिखते हैं ए क्यूब से, तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 64, तो जब क्यूब हटाएंगे तो ए बराबर हो जाएगा घन मूल, यानी कि क्यूब रूट कहते हैं 64। तो इसका हम लिख सकते हैं 3 दिया है तो लिखेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है। तो 3 में से एक बार हो जाएगा, कितना हो गया 4 सेंटीमीटर,
घन की एक भुजा होगी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये भी होगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई भी हो गई 4 और ऊंचाई हो गई 4, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, इसकी लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब हमको बताना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन में क्यों लिखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम क्या निकालते हैं, हमेशा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 गुणे लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे, गुणे चौड़ाई है 4 प्लस, फिर चौड़ाई भी 4 है ऊंचाई भी 4 है, तो 4 गुणे 4 और उसकी ऊंचाई 4 और लंबाई 8 है। तो 2 गुणे 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32, तो 32 और 32 64, 64 में 16 जोड़ेंगे 80, तो 2 गुणे 80 बराबर हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। घ में दिया है कि एक कारखाने में 50 कर्मियों की दैनिक आय निम्नलिखित सारणी में दिया गया है, तो उपयुक्त सारणी में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और उस सीमा दैनिक आय को दर्शाती है, तो उपयुक्त विधि द्वारा दैनिक माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका माध्य बताना है। इसमें लिखा हुआ है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा, ठीक है, जो बताता है इसमें वो उसका दैनिक आय बताता है, तो बताना है कि इसका माध्य क्या होगा। तो हमको माध्य निकालना है, बहुलक नहीं निकालना है, इसमें हमेशा ध्यान रखना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, दैनिक माध्य लिखा हुआ है। तो पहले हम जो गिवन जो दिया हुआ आंकड़ा उसको लिख लेते हैं। पहले दिया हुआ है दैनिक आय, दैनिक आय रुपए में है। उसके बाद कर्मियों की संख्या, है। तो दैनिक आय दिया हुआ है 100 से 200 120, फिर 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। और इसका बारंबारता दिया है, बारंबारता है 12, 14, 8, 6 और 10, ठीक है। इसके बाद फिर हम निकालेंगे इसका मध्यमान। क्या निकालते हैं, XI निकालते हैं। उसके बाद फिर निकालते हैं हम लोग FI गुणे XI, ये होता है फार्मूला में। तो अब इसका मध्यमान निकालेंगे, 100 और 120 को जोड़ेंगे 220 हो गया, और 220 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 110। फिर देख रहे हैं सब में 20-20 का अंतर है, तो 20 जोड़ते जाएंगे, 130, 150, सॉरी इसमें लिखना था, यहाँ XI में लिखेंगे 110, 130, 150, फिर 20 जोड़ेंगे 170, फिर 20 जोड़ेंगे 190, ठीक है। अब हम इसको गुणा करेंगे, FI गुणे XI, 12 में 110 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1320, फिर 14 में 130 से गुणा करेंगे, ये होगा हमारा 1820, फिर 150 में 8 से गुणा करेंगे तो 15 × 120 तो हो जाएगा 1200। उसके बाद 6 में 17 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1020, और फिर 190 में 10 से गुणा करेंगे तो 1900। अब इसको हम जोड़ लेते हैं बारंबारता को, तो सिग्मा FI 4 2 6 8 14, 26 के 0 हासिल बचा 2, 2 1 3 4 1 5, कितना हो गया ये 50 हो गया। फिर यहाँ निकालेंगे सिग्मा FI XI, तो इसको जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर आएगा 7260, ठीक है। तो हमको निकालना है माध्य निकालना है, तो माध्य x बार बराबर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है। तो सिग्मा FI XI कितना है 7260 है, और सिग्मा FI है 50, एक 0 से 1 0 कट गया तो भाग देंगे तो ये हमारा आएगा
145.2, यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन तीसरा, सभी खंड कीजिए। क में दिया कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी अपरिमेय संख्या को परिमेय सिद्ध करने के लिए, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमेशा क्या मानते हैं, पहले इसको मानेंगे कि ये अपरिमेय है। तो इस क्वेश्चन में पहले हम इसमें इसको मान लेंगे परिमेय संख्या। तीसरा का क है, माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक है, जब परिमेय संख्या होता है उसको P/Q या A/B के रूप में लिखते हैं। लिखेंगे तो √2 बराबर A/B, जहाँ A तथा B सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। और सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका HCF यानी कि A और B का जो गुणनखंड होगा वो कम से कम 1 होगा, HCF 1 होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब अगले स्टेप में B को ले जाएंगे हम लोग बाएं साइड, तो हो जाएगा √2B बराबर A। अब दोनों पक्षों में हम कर देंगे वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा √2B का होल स्क्वायर बराबर A²। तो हो गया √2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2B² बराबर A²। ठीक है, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अगर हम 2 को ले जाते हैं दाएं साइड तो A²/2 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो 2 है A² को विभाजित करता है, तो 2 A को विभाजित करेगा। तो हम इसमें लिखेंगे 2 A² को विभाजित करता है, इसलिए 2 A को भी विभाजित करेगा, A को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो अब हम इसके बाद यानी कि जो इसमें 2 हो जाएगा, दोनों का A का क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। अब हम इसमें फिर लिखेंगे कि माना A बराबर 2C। अगर हमको सिद्ध करना हो कि √3 एक परिमेय संख्या है तो सेम यही मेथड है, √3 बराबर A/B लिखेंगे, सब कुछ ऐसे लिखते जाएंगे, फिर यहाँ 3 लिख देंगे और यहाँ A बराबर 3 से लिख देंगे। या √5 करना है तो वही सेम मेथड है, तो A बराबर 5C हो जाएगा। तो हम इसमें A बराबर 5C रख देंगे समीकरण 1 में। A बराबर 5C A बराबर 2C है, A बराबर 2C समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हो गया हम लोग का 2B² बराबर A²। तो A बराबर है 2C, तो 2C का होल स्क्वायर, तो 2B² बराबर हो जाएगा 4C²। 2 को ले जाते हैं दाएं साइड तो B² बराबर 4C²/2, 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो B² बराबर हो गया C²। ठीक है, B² बराबर हो गया 2C²। अगर हम 2 को ले आते हैं बाएं साइड तो हो जाएगा B²/2, यानी कि जो 2 है B² को विभाजित करता है, तो जब B² को विभाजित करेगा तो 2B को विभाजित करेगा। तो यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे कि 2B² को विभाजित करता है, इसलिए 2B को विभाजित करेगा, 2B को भी विभाजित करेगा। तो इसका मतलब कि A और B का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि एक A में भी 2 दिया हुआ है, 2 का 2 गुणनखंड हो जा रहा है, B का भी 2 गुणनखंड हो जा रहा है। लेकिन हम लोगों ने क्या माना है कि A और B सअभाज्य है, जिसका जो कॉमन जो होता है गुणनखंड वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 हो जा रहा था, यानी कि हमारा मानना गलत है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर हम इसमें लिखेंगे इसलिए
ए तथा बी का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लिखेंगे इसलिए अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद है फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल कीजिए। 2 समीकरण दिया है और दोनों को विलोपन विधि से हल करना है। पहला समीकरण है x/2 प्लस 2y/3 और प्लस 1 बराबर 0। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, तो 2 में 3 से गुणा हो जाएगा, x में 3 से गुणा हो जाएगा 3x, और 2 से गुणा हो जाएगा 2 दूनी 4y, और 6 एलसीएम होगा तो 6 एकम 6 बराबर 0। 6 चला जाएगा बाएं साइड, दाएं साइड तो 0 हो गया, तो 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। 6 को ले जाएंगे दाएं साइड तो -6 हो जाएगा, तो 3x प्लस 4y बराबर -6। ये हो गया हमारा समीकरण 1। उसके बाद दूसरा दिया है समीकरण कि x माइनस y/3 बराबर 3, तो इसका भी एलसीएम हो जाएगा 3, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3x माइनस y/3 बराबर 3, 3 से 3 में गुणा कर देंगे 3 तरीके 9, तो 3x माइनस y बराबर 9। ये हो गया समीकरण 2। अब दोनों को विलोपन विधि से हल करना है, तो इसमें हम देख रहे हैं x वाला पद बराबर है और दोनों का चिन्ह एक समान है, प्लस है, मतलब घटा देंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण हो गया 3x प्लस 4y बराबर -6, पहला समीकरण है, और दूसरा है 3x माइनस y बराबर 9। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये है माइनस, प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया माइनस। 3x से 3x कट गया, प्लस 4y और y कितना हो गया 5y, -9 -6 -15, तो y बराबर हो गया -15/5, कटेगा 3 बार में, तो y का मान निकल गया -3। अब y का मान रख देंगे समीकरण 2 में, तो x निकल जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है हम लोग का 3x माइनस y बराबर 9, तो 3x माइनस पहले से y बराबर -3, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -3 बराबर 9, तो 3x हो गया माइनस प्लस 3 बराबर 9, तो 3x बराबर 3 को ले जाएंगे दाएं साइड घटा देंगे, 9 में से 3 गया 6, तो x बराबर हो गया 6/3, 2 बार में कट गया, तो x बराबर निकल गया 2 और y बराबर -3। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ग, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें x अक्ष बिंदु a 4 -3 और b 5 2 को किस मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। हमको अनुपात बताना है। तो कभी भी अगर हमको अनुपात निकालना होता है तो हमेशा k और 1 का अनुपात मानते हैं, k संबंध 1 का अनुपात मान के हमेशा हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर ग है, इसमें 2 बिंदु दिया है, a का निर्देशांक है -4, -3 और b का दिया हुआ है 5, 2, b का निर्देशांक है, और इस रेखाखंड को x अक्ष काटता है। तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु हो तो उसका निर्देशांक हमेशा होता है x, 0, और y अक्ष पर कटेगा तो 0, y,
तो हमको निकालना है, इसमें अनुपात निकालना है। तो हम क्या करते हैं, कभी भी हल करेंगे अगर हमको अनुपात निकालना हो, इसका निर्देशांक दिया हो, तो हम जिसका मान 0 दिया रहता है यानी कि y, इसी को हल करते हैं। इस वाले मान को लेकर के हल करेंगे। अगर x वाले को लेकर हल करेंगे तो हमारा आंसर नहीं निकल पाएगा। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये होगा हमारा x, y, और ये है x2, y2। और किसके अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो मान लेते हैं k और 1 के अनुपात विभाजित करता है। तो उसके बाद स्टेटमेंट जरूर लिखते हैं, लिखेंगे माना रेखाखंड AB को बिंदु P, इसका निर्देशांक है x, 0, k और 1 के अनुपात में, के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला, या हम उसको कहते हैं विभाजन सूत्र। तो हम इसमें y वाले का प्रयोग करें कि y बराबर 0 दिया है। तो y बराबर हम लिख सकते हैं y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो इसमें y बराबर कितना है, y बराबर 0 है, तो यहाँ 0 रख देंगे, बराबर m1 है k, ठीक है, तो यहाँ k लिखेंगे, गुणे y2 कितना दिया है, y2 बराबर 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, प्लस m2 कितना दिया है, 1 है, तो 1 लिखेंगे, और y1 है -3, तो ब्रैकेट में -3 लिख देंगे, बटे k+1। तो इस पूरे पद जो है k+1 को अगर हम बाएं साइड लाते हैं तो गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर हो गया 2k, और प्लस माइनस माइनस -3, वो k का मान निकालना है, तो 2 के लाते हैं बाएं साइड तो हो जाएगा -2k बराबर -3, -5 कट गया, प्लस, तो k बराबर 3/2, यानी कि जो रेखा खंड AB को बिंदु P 3 और 2 के अनुपात में विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ख। द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें समीकरण है चौथा का ख, 3x² - 2√6x प्लस 2 बराबर 0 का गुणनखंड निकालना है। इसका निकालना है हमको शून्य या 0 निकालना है, ठीक है, गुणनखंड से। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 में 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6x²। और बीच वाला पद ऐसे तोड़ना है, इसको जोड़ने घटाने पर 2√6 हो जाए, गुणा करने पर कितना हो जाए, 6 हो जाए। तो 6 को लिख सकते हैं √6 गुणे √6, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6, और फिर √6 और √6 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2√6 हो गया। तो हम बीच वाले पद को तब लिख सकते हैं 3x² माइनस √6x फिर माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x तो कॉमन है, ठीक है। 3 को लिख सकते हैं हम लोग √3 गुणे √3, उसी तरह √6 को लिख सकते हैं √2 गुणे √3। तो दोनों में कॉमन क्या है, √3 कॉमन है, तो इन दोनों में से x कॉमन लेंगे और √3 कॉमन लेंगे, तो √3x कॉमन हो गया, तो यहाँ कितना बच गया, √3x, और इसमें से कॉमन हो गया तो यहाँ कितना बचेगा, √2। उसके बाद फिर माइनस, अब यहाँ √6 है और फिर √2 है, तो फिर 2 है, तो 2 को हम क्या ले सकते हैं, √2 गुणे √2, तो दोनों में कॉमन क्या है, √2, तो बचेगा कितना, इसमें बच जाएगा √3 और 2 में बच जाएगा √2, तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे माइनस का √2, तो यहाँ हो जाएगा √3x माइनस √2 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे √3x माइनस √2 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे √3x माइनस √2 बराबर 0। तो √3x माइनस √2 बराबर 0 या √3x माइनस √2 बराबर 0, तो 2 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो √3x बराबर हो गया √2, तो x बराबर हो जाएगा √2 बटे √3, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका भी सेम यही आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें भी x बराबर हो गया √2 बटे 3। अब इसके बाद है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें दिया है कि ग यदि बिंदु a, 0, 0, b और एक एक संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए कि 1/a प्लस 1/b बराबर 1। तो अगर 3 बिंदु संरेख होते हैं तो उनका जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0। तो इसमें दिया हुआ 3 बिंदु पहले लिखेंगे, माना बिंदु a, 0, 0, b तथा एक एक संरेख है। तो संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, इसलिए 1/2 यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे x1, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y3, फिर यहाँ लिखेंगे x2, फिर हो गया y3 माइनस y1 प्लस यहाँ लिखेंगे x3 और y1 माइनस y2 बराबर 0। तो इसमें ये हमारा होगा x1, y1, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु है x2, y2 और ये है x3, y3। अब सबका मान रखते हैं हम लोग। 1/2 में 2 को अगर दाएं साइड ले जाते हैं 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो बचा कितना है, यही बचेगा। तो x1 बराबर है a, तो a लिख देंगे गुणे y2 बराबर है b, फिर माइनस y3 कितना है, y3 है 1, तो 1 लिख देंगे, फिर प्लस x2 0 है तो 0 लिखेंगे, गुणे y3 कितना है, y3 है 1, फिर माइनस और y1 है 0 तो 1 माइनस 0 प्लस x3 है 1 तो 1 लिख देंगे, गुणे y1 है 0 और y2 है b बराबर हो गया 0। a में b से गुणा करेंगे हो गया ए बी, माइनस 1 में गुणा करेंगे तो माइनस है, ये तो पूरा पर 0 हो गया, और इसमें ये तो 0 है, 1 से b में गुणा करेंगे तो माइनस b बराबर 0। अब इसमें हम इन दोनों पद को माइनस ए और माइनस बी को ले जाएंगे दाएं साइड तो प्लस हो जाएगा, तो ए बी बराबर ए प्लस बी। अब दोनों पक्षों में हम ए बी से भाग दे देंगे। क्यों भाग देंगे कि हमको सिद्ध करना है कि 1/a प्लस 1/b बराबर 1। तो जब हम इसमें ए बी से भाग देंगे या इसको हम सीधा करके ऐसे लिख दें तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी। तो जब हम ए बी से भाग देंगे तभी 1 होगा, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर तो हो जाएगा a/a b लिखेंगे प्लस b/a b बराबर a b से भी कट गया एक बार में, इसमें a से कट गया, इसमें b से भी कट गया, तो 1/b और प्लस 1/a बराबर 1। ये हम लोग को सिद्ध करना था, इसलिए 1/a प्लस 1/b बराबर 1। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर ग, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। 5वां का क दिया हो कि ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण 2x + 4y बराबर 10 और 3x + 6y बराबर 12 का कोई हल नहीं रखता है। तो ग्राफ अगर बनाएंगे और दोनों जो समीकरण दिया इसका अगर जो ग्राफ है और दोनों एक दूसरे के समांतर हों तो समीकरण का हल नहीं होगा। पांचवा का क है, पहला समीकरण दिया है 2x + 4y बराबर 10, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और दूसरा है 3x + 6y बराबर 12, ये हो गया समीकरण 2। अब पहले हम जब हल करते हैं समीकरण को तो हम किस रूप में लिखते हैं, जो समीकरण होता है वो लिखते हैं हम लोग a1x + b1y + c1 बराबर 0 के रूप में लिखेंगे। पहला समीकरण होगा a2x + b2y + c2 बराबर 0, इस रूप में लिखा जाता है समीकरण को, जो होता है द्विघात समीकरण। लेकिन हमको ग्राफ से हल करना है, तो जब ग्राफ से हल करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, पहले समीकरण का हल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है 2x + 4y बराबर 10। अगर हमको y का हल निकालना है x के पद में तो 2x ले जाएंगे दाएं साइड, तो 4y बराबर हो गया 10 माइनस का 2x, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2x/4। अब इसमें हम हल निकालेंगे तो पहले हम x का मान एक बार रख देते हैं, -1 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मान रखेंगे जो 4 से कट जाए। तो अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा, या इसको और अगर सिंप्लीफाई करना है
तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर वाले में से, हो जाएगा 2 × 10 - x बटे 2, तो 2 से 2 कट गया, तो y बराबर हो गया 4 है, 2 बार में कट गया, तो y बराबर हो जाएगा 5 - x बटे 2। ठीक है, अब हम इसमें x का ऐसा मान रखें कि यह कट जाए, तो एक हम पहले रखते हैं x बराबर -1, x बराबर -1 रखने पर तो हो जाएगा y बराबर 5 - -1 बटे 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 1 कितना हो गया 6 बटे 2, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में। इसके बाद फिर हम रख देते हैं 0 रखेंगे तो कटेगा नहीं, 1 रख देते हैं, तो x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 5 - 1 बटे 2, 5 में से 1 घटाएंगे 4 बटे 2, और 2 से 4 कट गया 2 बार में। फिर रख देते हैं x बराबर, अब यहाँ 2 दिया है तो 2 का अंतर रखेंगे, तो x बराबर 3 रख देते हैं, x बराबर 3, तो y बराबर हो जाएगा 5 - 3 बटे 2, तो 2 बटे 2 एक बार में कट गया, तो इसका कितना आएगा 1 आ गया। अब इसका हम हल लिख लेते हैं, एक्स वाई, जब x बराबर है -1 तो y बराबर निकला है 3, फिर x बराबर 1 है तो y बराबर 2 है, और जब x बराबर 3 है तो y बराबर 1। उसके बाद दूसरे समीकरण का हल निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 3x + 6y बराबर 12, तो इसमें से भी अगर हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3x + 6y बराबर 12, अगर 3 कॉमन ले लें तो हो जाएगा x + 2y बराबर 12, और आसान हो जाएगा समीकरण। 3 को ले जाएंगे दाएं साइड तो हो जाएगा x + 2y बराबर 12 बटे 3, 3 से 12 कट गया 4 बार में, तो x + 2y बराबर 4। ठीक है, तो 2y बराबर हो जाएगा 4 - x, तो y बराबर हो गया 4 - x बटे 2। अब हम इसका हल निकालते हैं, तो पहले हम रखते हैं इसमें x बराबर 0 रख देते हैं, या x बराबर रख सकते हैं 2 से काटना है तो x बराबर रख देते हैं -2, x बराबर -2, तो y बराबर हो जाएगा 4 -2 बटे 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 6, 3 बार में कट गया। एक बार रख देते हैं x बराबर 0, तो हो जाएगा 4 - 0 बटे 2, y बराबर 4 - 0 बटे 2, 4 में से 0 घटाएंगे 4 बचेगा, तो 4 बटे 2, और 2 से 4 कट गया 2 बार में। उसके बाद एक और मान रख देते हैं, x बराबर 2 रख देते हैं, तो y बराबर 4 - 2 बटे 2, तो 2 बटे 2 1 हो गया। अब इसका भी हल लिख लेते हैं हम लोग, एक्स वाई, तो जब x बराबर है -2 तो y बराबर निकला 3, x बराबर -2 y बराबर 3, फिर x बराबर 0 तो y बराबर 2, और x बराबर 2 तो y बराबर 1। अब हम इनका बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम x अक्ष हो जाएगा ये, फिर ये हो गया y अक्ष, x डैश, y डैश, ये हो गया हम लोग मूल बिंदु ओरिजिन। यहाँ लिखेंगे प्लस, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ प्लस में होगा 1 2 3 4 5 6, उसके बाद फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें पहले का कितना दिया हुआ है, पहले वाले समीकरण में x बराबर -1 है, y बराबर 3, तो x का -1 यहाँ आएगा। ठीक है, और y का 3 ये हो गया, ये बिंदु ऐसे मिलेगा। उसके बाद है फिर x का 1 y का 2, तो x का 1 यहाँ है और y का 2 यहाँ है, यहाँ पे मिलेगा। फिर इसके बाद है x का 3 y का 1, तो x का 3 यहाँ और y का 1 यहाँ है। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। तो ये तीनों बिंदु को हम पहले मिला लेंगे, जब मिलाएंगे तो ऐसे पूरा सरल लिखाएगा स्ट्रेट लाइन।
और इसमें हम समीकरण जरूर लिखते हैं। इसका समीकरण क्या हो जाएगा, 2x + 4y = 10। उसके बाद फिर दूसरा समीकरण का हल है, x = -2 y = 3। तो x का -2 यहाँ है और y का 3, तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ आ गया। फिर x = 0 y का 2, तो x का 0 है यहाँ पे आएगा और y का 2 ये हो गया। उसके बाद फिर x = 2 y = 1, तो x का 2 और y का 1 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग ग्राफ पेपर बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे सीधा आएगा और एक दूसरे का समांतर आएगा, तो इस प्रकार होगा, ऐसे जाएगा, ये बिंदु यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बीच की जो दूरी है वो बराबर नहीं है, मैंने स्केल से तो बनाया नहीं है, तो इसका ये समीकरण हम लिख देंगे, ये हो जाएगा, इसका है 3x + 6y = 12। तो जब दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे तो जो समीकरण होगा उसका कोई भी हल नहीं होगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ख, ये भी नहीं करना है, ग भी नहीं करना है। घ में दिया, नीचे दी गई सारणी का समांतर माध्य 25 है, तो विलुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 5वां का घ। पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, फिर उसके बाद है बारंबारता। तो बारंबारता को लिखते हैं हम FI से, और जब माध्य निकालते हैं तो XI निकालते हैं और फिर क्या निकालते हैं, FI × XI। तो वर्ग अंतराल इसमें है 0 से 10, फिर दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बहुलक दिया है, इस बारंबारता इसका है 6, फिर F 6, 10 और 5। अब हम निकालेंगे इसका मध्यमान। तो 0 10 को जोड़ेंगे 5 होगा, 0 10 को जोड़ेंगे 10, 10 में 2 से भाग देंगे 5, सब में 10 का अंतर है, तो 10 जोड़ते जाएंगे 15, 25, 35, 45। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 6 6 12, 5 17, 17 10 27, तो हो जाएगा 27 + F। कौन सा हो गया, ये सिग्मा FI निकल गया। अब इसको गुणा करेंगे, 6 5 30, 15 में F से गुणा करेंगे 15F, 25 में 6 से गुणा करेंगे 150, 35 में 10 से गुणा करेंगे 350, 45 में 5 से गुणा करेंगे 225। जब इसको जोड़ेंगे तो 15F को अलग रखेंगे, 30, 150 इसको जोड़ेंगे, 350 और 225 को जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ने पर हमारा आएगा 755, और जो 15F है उसको ऐसे लिख देंगे 15F। तो हम यहाँ सूत्र लिखेंगे, माध्य बराबर समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा FI XI / सिग्मा FI। तो समांतर माध्य इसमें दिया हुआ है 25, तो इसके जगह लिख देंगे 25 बराबर सिग्मा FI XI है 755 + 15F, 755 + 15F बटे सिग्मा FI कितना है 27 + F, तो 27 + F। अब हम 27 + F में 25 से गुणा करेंगे, तो 25 में हम गुणा कर देंगे 27 से, तो ये हो जाएगा 675 प्लस, फिर 25 में F से गुणा करेंगे 25F बराबर 755 + 15F। तो हम 25F को रखेंगे बाएं साइड, 15F को लाएंगे बाएं साइड, तो हो जाएगा 25F - 15F बराबर, यहाँ हो गया 755। ठीक है, 675 हो जाएंगे दाएं साइड, तो माइनस का 675, तो 25F में से 15F को घटाएं, कितना बच गया 10F बराबर, इसको घटाएंगे तो बचेगा 80, तो F बराबर हो गया 80/10, और 10 से 80 कटेगा 8 बार में, तो F का मान निकल गया 8, हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद है फिर अगला क्वेश्चन है छठवां कह दिया है कि k का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण x² + kx + 64 बराबर 0 और x² - 8x + k बराबर 0 दोनों के मूल वास्तविक हैं।
छठवा का क है। समीकरण इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0। तो मूल बताना है इसका वास्तविक। तो मूल वास्तविक कब होता है? जब व्युत्कर यानी का मान 0 से बड़ा हो, 0 के बराबर हो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब जो मूल होते हैं वास्तविक होते हैं। तो इसमें a बराबर हो गया 1, b बराबर k और c बराबर हो गया 64। तो पहले हम लिखेंगे मूल वास्तविक होने के लिए, मूल वास्तविक होने के लिए क्या हो जाएगा तब? बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा या बराबर होगा 0 के। तो b बराबर है k, तो k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a बराबर 1 है और c बराबर है 64, बड़ा या बराबर है 0 के। तो k स्क्वायर माइनस, अब इसको गुणा कर देंगे, 4 चौके 16, 6 24 1 25, 256, बड़ा या बराबर है 0 के। तो k स्क्वायर बड़ा या बराबर होगा, इसको इधर ले जाएंगे दाएं साइड तो 256 हो गया। और जब स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 256। तो k बड़ा या बराबर होगा प्लस माइनस 16 के। तो इसमें धनात्मक पूछा है k का किस मान के लिए, तो k बराबर कितना हो जाएगा? 16। फिर दूसरा समीकरण दिया हम लोग का, दूसरा समीकरण है इसमें कि k, दूसरा समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, ये दिया हुआ है। तो इसमें भी लिख लेते हैं a बराबर 1, b बराबर माइनस 8 और c बराबर k दिया हुआ है। तो इसमें भी वास्तविक होने के लिए क्या कंडीशन होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो गया, 0 से बड़ा होगा। तो b बराबर है माइनस 8, तो माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान है 1, c का मान है k बराबर 0, बड़ा या बराबर है 0 के। तो हो जाएगा 64 माइनस 4 के बड़ा या बराबर हो गया 0 के। तो जब इसमें हम 4 के को ले जाएंगे, साइड चेंज करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तब ये उल्टा हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 के बराबर या छोटा है 64 से। तो के कितना होगा? 64/4, 4 से 64 कट जाएगा 16 बार में, तो के छोटा या बराबर होगा 16 के, यानी कि के बराबर कितना हो गया? 16। केवल हमको बताना इसका धनात्मक मान, तो के बराबर होगा 16, यही आंसर हमारा हो गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ख। लिखा है पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति को का एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार से अनुमान कोण 30 डिग्री है, तो पहाड़ी की ऊंचाई तथा उसकी जहाज से दूरी ज्ञात कीजिए। और कर्ण 3 का मान दिया है 1.732। तो हम पहले चित्र बना लेंगे, ठीक है। तो चित्र में मान लेते हैं ये जहाज का डेक है, मतलब जिस, और ये होगी पानी की सतह, और इससे पहाड़, ये होगी पहाड़ की चोटी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये दिया हुआ है 14 मीटर, ये 14 मीटर है, तो ये भी 14 मीटर होगा। और फिर क्वेश्चन में लिखा है कि पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। और पहाड़ी के आधार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हमको बताना है कि इस पहाड़ी की ऊंचाई, यानी कि पानी के तल से इसकी ऊंचाई बतानी है। तो इसको मान लेते हैं h मीटर, इसको मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। ये 14 होगा तो ये भी 14 होगा। इसका नाम देते हैं a, b, c, d और e। तो हमको बताना है इसमें h क्या है और इसके बीच की दूरी बताना है, x बताना है। तो लिखेंगे माना d जहाज का डेक है तथा AC क्या हो जाएगी? पहाड़ी, AC पहाड़ी है। और क्या हम लोग माना है CD बराबर x मीटर, और कौन सा है? D बराबर है 14 मीटर, D बराबर है 14 मीटर। और कोण भी कौन कौन सा बन रहा है? उन्नयन कोण है, कोण AEB बराबर 60 डिग्री, उन्नयन कोण AEB बराबर
60 डिग्री, और अनुमान कोण है 30 डिग्री बन रहा था, यहाँ भी 30 होगा। तो अनुमान कोण कौन सा हो जाएगा, ECD 30 डिग्री, कोण ECD बराबर 30 डिग्री। तो पहले हम त्रिभुज EDC में हल कर लेते हैं। त्रिभुज EDC में कितना बन रहा है, इसमें 30 डिग्री बन रहा है। तो tan 30 डिग्री बराबर हम क्या लिखेंगे, BC बटे CD। tan 30 का मान होता है 1/√3। BC कितना है, 14 है, और CD है x लिख देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14√3, और क्वेश्चन में दिया √3 का मान 1.732, ये मान दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम इसको गुणा करेंगे, 14 से इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर हमारा आएगा 24.248 मीटर, ये x का मान निकल गया, ठीक है। अब हम त्रिभुज ABE में हल करेंगे। तो पुनः त्रिभुज ABE में 60 डिग्री बना, तो tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BE। tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BE। tan 60 का मान होता है √3, AB है h और B x है, ये x होगा तो ये भी x होगा। x को इधर लाते हैं तो √3x बराबर h, और x बराबर कितना है, 14√3। तो हम x का मान लिख देंगे यहाँ, √3 गुणे 14√3 बराबर h। तो h बराबर हो जाएगा √3 और √3 को गुणा करेंगे 3, और 14 3 से गुणा कर देंगे 42। तो पहाड़ी की ऊंचाई होगी 42 मीटर, और पहाड़ी और डेक के बीच की दूरी हो जाएगी x बराबर 24.248 मीटर। क्वेश्चन नंबर ग, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने की परिगत हो तो बेलन और खिलौने की आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में लिखा है, एक खिलौना है जो एक ऐसे अर्धगोला के आकार का है और इसके ऊपर एक शंकु बना है, इस तरह का आकार दिया खिलौने का, और जो शंकु है इसकी ऊंचाई दी हुई है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, और इसका व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और इसके चारों एक बेलन है परिगत, इसको दिया है, इसके चारों से एक बेलन दिया है। तो हमको निकालना है बेलन का आयतन, निकालना है, फिर इस खिलौने का आयतन भी निकालना है, फिर दोनों के आयतनों का अंतर निकालना है, और इसका व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या होगा 2, और इसकी भी ऊंचाई होगी। तो पहले ले लेंगे त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर। तीनों की त्रिज्या, बेलन, शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या सबकी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ त्रिज्या लिख देते हैं 4/2, तब आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे पहले खिलौने का आयतन। तो खिलौने का आयतन बराबर हो जाएगा अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r क्यूब, और शंकु का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब दोनों की त्रिज्या समान। इस तरह क्वेश्चन में अगर जो कॉमन होता है पहले उसको कॉमन ले लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है, 1/3 पाई और r स्क्वायर कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ कितना बच गया, 2, इसमें से r स्क्वायर कॉमन हो गया तो 2r,
और इसमें कितना बच गया, h बच गया, तो h लिख देंगे। अब सबका मान रखते हैं, तो 1/3 गुणे पाई का मान दिया है 3.14, तो रख देंगे 3.14 गुणे आर स्क्वायर, आर है 2 तो 2 का स्क्वायर, फिर गुणे 2r, तो 2 गुणे r 2 है और प्लस शंकु की ऊंचाई भी 2 है तो 2 लिख देंगे। तो 1/3 गुणे 3.14 गुणे 2 का स्क्वायर हो गया 4 और गुणे 2 दूनी 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारा आएगा 25.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे, अब बेलन का आयतन भी निकालना है, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को हम लोगों ने स्मॉल एच माना है, ठीक है, तो इसको बेलन का मान लेते हैं कैपिटल एच, तो इसका लिख लेंगे ऊंचाई कैपिटल एच बराबर 2 और 2 कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो गया। तो आयतन का सूत्र देंगे पाई स्क्वायर कैपिटल एच, तो पाई का मान हो गया 3.14 गुणे त्रिज्या है 2 का होल स्क्वायर और ऊंचाई एच बराबर 4, तो 3.14 गुणे 2 का स्क्वायर 4 गुणे 4, तो इसको गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों का आयतन का अंतर, तो आयतन का अंतर, तो बेलन का आयतन है 50.24, दोनों का आयतन का अंतर निकालना, तो बेलन के आयतन में से इस खिलौने के आयतन को माइनस कर देंगे, तो बेलन का आयतन हो गया 50.24 सेंटीमीटर क्यूब होता है, लेकिन मात्रक मैंने गलती लिख दिया है। जब आयतन निकालते हैं तो क्यूब में लिखते हैं, एरिया लिखते हैं स्क्वायर में। तो 50.24 माइनस और इसका आयतन निकला है 25.12, तो माइनस करेंगे इतना ही आएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर घ। ये आंकड़ा दिया गया है, हमको इसका निकालना है माध्यिका। माध्यिका या माध्यक दोनों एक ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर घ है, प्राप्तांक और फिर दिया हुआ विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या, प्राप्तांक है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। इसके बाद जो बारंबारता दिया विद्यार्थियों की संख्या, इसको f से लिखते हैं, और बारंबारता दिया है 2, 10, 12, 15, 13, 8 और 4। तो कभी भी जब हम माध्यक या माध्यिका निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, हमेशा निकालते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालते हैं और इसको सूचित करते हैं हम लोग CF से। तो पहले हम लिखेंगे, इसमें पहला वाला जो पद है बारंबारता का, इसको ले देंगे 2, फिर 2 में 10 जोड़ेंगे 12, फिर 12 में 12 जोड़ेंगे 24, फिर 24 में 15 जोड़ेंगे 39, 39 में 13 जोड़ेंगे, तो 39 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52, फिर 52 में 8 जोड़ेंगे 60 और 60 में 4 जोड़ेंगे 64। इसको भी जोड़ेंगे तो इतना ही आना चाहिए, 64 ही आना चाहिए। तो 2, 2, 4, 5, 4, 9, 3, 12, 8, 20, 4, 24 का 4 हासिल बचा 2, 2, 1, 3, 1, 4, 5, 1, 6, 64 आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं, इसको हम n से सूचित करते हैं, तो n/2 लिखेंगे, निकालेंगे 64/2, 2 से 64 कट जाएगा 32 बार में, 32 हो गया। अब जो माध्यक का सूत्र होता है, पहले हम लिख लेता हूँ सूत्र, कैसे निकालें हम लोग। माध्यक या माध्यिका, ठीक है, बराबर होता है L + n/2 माइनस CF/F गुणे H, ये फॉर्मूला होता है। तो पहले हम n/2 निकालेंगे 32, तो इसको हम चेक करते हैं संचयी बारंबारता में। तो जो 32 है इससे अधिक होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए 32 से, तो इसमें 24 आ जा रहा है। अब 24 से अधिक वाला पद कौन सा, 39, तो ये हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग, ये माध्यक वर्ग होगा।
तो निम्न सीमा हो जाएगी L बराबर 30। ये हो गया हमारा बारंबारता F, और जो संचयी बारंबारता उसके ठीक पहले वाली जो बारंबारता होती है वो हो जाएगा CF। तो हम इसे मान लिख लेते हैं। L बराबर कितना है, L बराबर 30 है, F बराबर है 15, CF बराबर है 24, और H क्या होता है, जो वर्ग अंतराल होता है उसके बीच का जो साइज होता है, जो डिफरेंस होता है, कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। तो H बराबर लिख देंगे 10। अब मान रखेंगे हम लोग 30 प्लस n/2 बराबर है 32, तो 32 माइनस CF कितना है 24 है, बटे F बराबर है 15 और गुणे 10। इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देंगे, जोड़ना नहीं है, पहले इसको घटा के हल कर लेंगे, फिर बाद में आंसर जोड़ेंगे। तो 30 प्लस 32 में 24 घटाएंगे 8 और गुणे 2/3, तो हो जाएगा 30 प्लस 8 दूनी 16/3, तो 3 से 16 में भाग देंगे तो हो जाएगा 30 प्लस 5 तिहाई 15, फिर 1 बचेगा तो 3 3 3, तो इससे आंसर हमारा हो जाएगा 35.33। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां का क दिया है, सभी खंड कीजिए। एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे। इसमें दिया हुआ है कि नाव की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले हम धारा कितना निकालना है, तो लिख लेते हैं धारा की चाल 7 का क है। माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल हो गई। दूरी दी हुई है 12 किलोमीटर और नाव की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब मान लेते हैं ये नदी है और पानी इस दिशा में बह रहा है, नाव भी इसी दिशा में जा रहा है। जब इस दिशा में जाएगा तो जो धारा की चाल होगी और नाव की चाल दोनों जुड़ जाएगी, तो ये 5 है और ये x है, तो धारा की दिशा में जो चाल होगा वो नाव की चाल हो जाएगी 5 + x। और जब विपरीत दिशा में जा रही है, धारा की विपरीत दिशा में, तो हम क्या करेंगे, तब ना ये जो धारा की चाल है ये क्या करेगी, नाव की चाल का विरोध करेगी, तो विपरीत दिशा में चाल हो जाएगा 5 - x। और समय दिया हुआ तो दोनों केस में हम समय निकालेंगे, कितना समय लग रहा है। तो पहले हम लिखेंगे धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल। और हम यहाँ 5 में से x क्यों घटाते हैं, क्योंकि धारा की चाल कम होगी। ठीक है, और नाव की चाल अधिक हुई तभी नाव पानी में चल सकेगा। अगर धारा की चाल अधिक हुई तो नाव पानी के साथ बह जाएगा, तो इसलिए हमेशा हम नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस करते हैं। या कोई तैराक हो उसमें भी अगर हमको धारा की चाल निकालनी होती है, तैराक की चाल में से क्या करते हैं, धारा की चाल को माइनस करते हैं। तो धारा के अनुकूल चाल हो जाएगी 5 + x किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर उसी तरह निकालेंगे धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, तो हो जाएगा 5 - x किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम दोनों केस में निकालेंगे समय, तो लिखेंगे यहाँ धारा के अनुकूल दूरी तय करने में लगा समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी है, दूरी है 12 किलोमीटर और धारा के अनुकूल चाल है 5 + x, तो 12/5 + x। ये हम समय निकाल लेते हैं, क्या लिख देंगे, घंटे। इतना घंटा समय लग रहा है। उसके बाद फिर हम निकालेंगे धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय। तो सेम फार्मूला, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 12 ही है, और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल है 5 - x, तो 5 - x घंटे।
अब जब नाव धारा के प्रतिकूल जाती है तो उसको 1 घंटा अधिक समय लगता है, यानी कि इसमें ज़्यादा समय लग रहा है और इस वाले में कम समय लग रहा है। तो हम ज़्यादा में से कम घटाएंगे तभी एक का अंतर आएगा। तो प्रश्नानुसार 12/5 - x माइनस 12/5 + x बराबर कितना हो गया? 1। अब दोनों कैल्शियम हो जाएगा, दोनों कैल्शियम हो गया 5 - x और 5 + x। 5 + x में 12 से गुणा करेंगे तो 12 × 5 + x और माइनस 5 - x में इसमें गुणा कर देंगे तो 12 × 5 - x बराबर 1। अब इसे गुणा करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो 12 × 25 = 60 प्लस 12 में 1 से 12x, फिर माइनस 12 से 5 में -60 माइनस माइनस प्लस 12x। अभी a - b a + b के रूप में है तो हो जाएगा a² - b²। तो इसको लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 1। -60 + 60 कट गया तो 12 और 12 कितना हो गया? 24x बटे 5 का स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा x² बराबर 1। अब 25 - x² को 1 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? उतना ही होगा, 25 - x²। अब इन दोनों पद को ले आते हैं दाएं साइड, बाएं साइड, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और ये इसको ऐसे लिख देंगे 24x और यहाँ हो गया -25 बराबर 0। अब इसे गुणा करें हम -25 से तो -25 x² हो जाएगा। अब बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 24 हो जाए, गुणा करने पर 25 हो जाए। तो 25 से कम 25 और 25 में से घटाएंगे 24, तो इसको लिख देंगे x² + 25x - x - 25 बराबर 0। दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो x + 25, इसमें से -1 कॉमन लेंगे, x + 25 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हो गया x + 25, एक ब्रैकेट में x - 1 बराबर 0। तो x + 25 बराबर 0 या x - 1 बराबर 0। तो x बराबर होगा -25। तो ये आंसर तो होगा नहीं क्योंकि धारा की चाल माइनस में होगी नहीं, ये क्या हो गया? अमान्य हो गया। और x बराबर -1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया? 1, यानी कि धारा की चाल कितनी है? धारा की चाल x बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण दिया है 2x² - 6x + 3 बराबर 0। तो पहले इसका हमको निकालना मूल का प्रकृति, तो इसका तुलना कैसे करते हैं? x² + bx + c बराबर 0 से करते हैं। तो a बराबर हो गया 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। तो पहले हम मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम विविधकर निकालते हैं। तो विविधकर होता है d बराबर b² - 4ac। b है -6 तो -6 का होल स्क्वायर -4 × a बराबर 2 और c बराबर 3। तो -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 दूनी 8 तरीके 24। तो 36 में 24 घटाएंगे 12, तो 12 का मान 0 से ज़्यादा है, मतलब मूल वास्तविक तथा असमान है, लिखेंगे। इसलिए मूल वास्तविक तथा असमान है। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसमें, इसका मूल निकालेंगे तो सूत्र होता है x बराबर -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। तो माइनस यहाँ है, b बराबर कितना है? -6, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -6 प्लस माइनस b² - 4ac का मान निकला है 12, 12/2a। तो 2 × a बराबर है 2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 प्लस माइनस 12 का हो जाएगा 4 × 12, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और 3 हो गया √3, 2 दूनी 4। अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 = 6 प्लस माइनस √3/4, 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3/2। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस √3/2, फिर कॉमा हो जाएगा 3 माइनस √3/2। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर ख में दिया है कि चित्र में यदि बी डी लंब है AC पर और C लंब है AB पर तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD कौन सा दिया, त्रिभुज AEC और त्रिभुज ABD क्या है, समरूप है। क्वेश्चन नंबर ख का पहला है ये ऐसे फिगर दिया है CAEBD और F, यहाँ ये 90 डिग्री दिया है, इसमें ये 90 डिग्री है। तो इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है, दिया है BD लंब है AC पर तथा C लंब है AB पर। हमको सिद्ध करना है त्रिभुज AEC समरूप है त्रिभुज ADB के। तो जब दो त्रिभुज समरूप करने के लिए हम क्या करते हैं, दो कोण बराबर करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज AEC में और त्रिभुज ADB में, इसमें E 90 डिग्री, इसमें D 90 डिग्री, ठीक है। और दोनों त्रिभुज में AEC और ADB में A कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। तो अगर दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है, एंगल समरूपता से। तो यहाँ लिखेंगे उत्पत्ति में त्रिभुज AEC तथा त्रिभुज ADB में कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। तो कोण A बराबर कोण A कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ, ठीक है। और त्रिभुज AEC में ये E 90 डिग्री है तो कोण AEC बराबर, और ADB में D 90 डिग्री है, कोण ADB बराबर 90 डिग्री। तो इसलिए त्रिभुज AEC समरूप होगा त्रिभुज ADB के। और नियम कौन सा लग रहा है, एंगल समरूपता से। दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो एक्स्ट्रा लगे क्वेश्चन हम लोग को नहीं करना है, फिर अथवा में पहला भी नहीं करना है। दूसरा दिया है कि त्रिभुज ABC की भुजा AC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ACB बराबर कोण ABD। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB समरूप है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें दिया है कि कोई त्रिभुज है ABC कोई त्रिभुज है और AC पर बिंदु D इस प्रकार है। ये AC दिया हुआ है, इस पर कोई बिंदु D इस प्रकार है, यानी कि इसको B से मिला देंगे कि कोण ACB बराबर है कोण ABD। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर दिया है, तो दोनों त्रिभुज को हमको सिद्ध करना है समरूप। सबसे पहले हम हमेशा गिवन लिखेंगे, याद रखना है आप लोग को। दिया है त्रिभुज ABC में कोण ACB बराबर कोण ABD, ठीक है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADB के। तो लिखेंगे उत्पत्ति, अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में, और दोनों को हम करना है समरूप सिद्ध। तो त्रिभुज ABC में और त्रिभुज ABD में कोण C इसमें बराबर है कोण, और इसमें कोण B बराबर है, और दोनों त्रिभुज में कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। तो दोनों त्रिभुज हो गया समरूप। तो इसमें लिखेंगे कोण ACB बराबर कोण ADB, ये गिवन है, दिया है। और दोनों में कोण A उभयनिष्ठ है, तो कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ। तो इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADB के। कौन सा रूल लग रहा है, एंगल समरूपता। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में
सेट 5 को सॉल्व करेंगे।